अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वसली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा वबिज़नी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन एमएफए से रिलेटेड बात हो रही है हमारी। स्प्रिंग 2024 के लिए हम बैठे हैं और कैफ 6 एमएफए का आज जो है वो एक पोस्ट रिजल्ट बैच सेशन है। अच्छा जी, पहले तो मुझे बताएं कि क्या लगता है कितने परसेंट रिजल्ट आया एमएफए का। हम्म ओवरऑल आई कैप का ऑटम 2023 में। कुछ आइडिया है आपको? ये नंबर मैंने नोट कर लिया, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कुछ क्वेरीज अभी आई हुई बीएफडी वालों की ज़्यादा, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों की क्वेरीज को भी रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। जी, 47% रिजल्ट आया जी एमएफए का, बिल्कुल जी। अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट। लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, मतलब अच्छा हाई परसेंटेज आ रहा है। एमएफए के 4 पेपर हो चुके हैं हम। 2022 में 2 पेपर हुए, 2023 में 2 पेपर हुए। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कभी भी ये पेपर जो है वो हो सकता है। अच्छा, इस कैफ सिक्स एमएफए के बारे में एक बात करते चलूँ, फिर मैं ज़रा फिर बात करूंगा। ये एमएफए का पेपर ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस का हामिल है क्योंकि ये आगे जाके सीफएफ के 2 पेपर को डायरेक्टली हिट करता है। एक सीफएफ और बीएफडी को हिट करता है काफ़ी हद तक। बेसिक्स हैं बीएफडी के यहाँ पे। बीएफडी इवन तो बहुत डिटेल में अलग आगे और भी चीज़ें तो मैं खुद अलहमदिल्ला पढ़ाता हूँ भी, उसमें मेरे स्टूडेंट्स के 2 बार मेरिट भी आ चुके हैं। और एक है सीफएफ 3 एसटी। ठीक है जी। तो ये एमएफए की बात है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली जिस तरह हर टाइम में होता है कि हर बच्चा पास नहीं हो पाता, कुछ स्टूडेंट पास होता है, कुछ नहीं हो पाते। तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हो सके, तो उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि पॉसिबल रीजंस। एजेंडा क्या है आज? अनसक्सेसफुल रिजल्ट। क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आया? और फिर उसके बाद स्टडी अप्रोच की क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए क्या होनी चाहिए, और थ्योरी के लिए क्या होनी चाहिए। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर अक्सर थ्योरी को लोग ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे होते। और अगर टाइम मिला, जो कि मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा, छोटा सेशन है ये हमारा। और प्रैक्टिकल टॉपिक्स, प्रैक्टिकल कह रहे हैं, कंप्यूटेशनल एरियाज कह रहे हैं। और टाइम 23 का पेपर अगर टाइम मिला, मुश्किल है वैसे तो है, इसको हम देख लेंगे किसी लेवल पे। अच्छा, पहले बताएं रीजन क्या होते हैं पास ना करने के। हाँ, आप लोग बताएं, पार्टिसिपेट करें, फिर मैं उसको जॉट डाउन भी करता हूँ। बताएं क्या रीजन है पेपर पास ना करने का। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का पेपर पास नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल जी, टेस्ट ना देना ये एक रीजन हो सकता है। और अनसक्सेसफुल रिजल्ट आने के पीछे पेंडिंग लेक्चर, सेलेक्टिव स्टडी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। सर हमने तो रट्टा लगा दिया था। सर हमें समझ समझ नहीं आती थ्योरी, हम तो रट्टा लगा लेते। सर कैलकुलेशन के कुछ टॉपिक को छोड़ के चले गए थे, मुश्किल लग रहे थे, बजटिंग बड़ा नहीं था, रिवाइज नहीं करके गए थे। वैक बस जितना हो गया उतना कर लिया। तो एक मसला होता है कि आपके कॉन्सेप्ट का मसला है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे वैक का फॉर्मूला बता दो, केडी कैसे निकलता है वो बता दो, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में अगर मल्टीपल ग्रोथ आ जाए तो क्या, तो कैसे होगा तो बता दो। अगर ये बातें नहीं पता मिसाल के तौर पे, तो इसका कॉन्सेप्ट खराब है आपका यार। तो एक मसला ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट से हमने कोई काम नहीं किया, या कॉन्सेप्ट हमारे वीक है, या हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ये रीजन होता है। मैं बात नहीं कर रहा अभी कि आपका क्या रीजन है, मैं आपसे पूछूंगा। दूसरा ये होता है कि यार लैक ऑफ प्रैक्टिस के, सर कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं मगर हमने प्रैक्टिस नहीं की। सही है कि सर टाइम नहीं बचा, लेक्चर इतना लेट कंप्लीट हुए कि एंड में टाइम ही नहीं बचा प्रैक्टिस करने का। ऐसा भी तो होता है कुछ लोगों के साथ।
होता ही नहीं होता। हाँ, तो दूसरा रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तीसरा रीजन ये होता है कि लो इम्पोर्टेंस टू थ्योरी। सर थ्योरी पढ़ी नहीं जाती, थ्योरी बुरी लगती है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं किया, थ्योरी को छोड़ दिया, थ्योरी को ओरली डिस्कस किया, थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी के सिर्फ पॉइंट बनाए, थ्योरी का प्रॉपर आंसर लिख के नहीं गए घर से। सर थ्योरी आती क्यों है? सर थ्योरी खत्म क्यों नहीं हो जाती यार? तो कहने का मतलब है ये भी एक रीजन है कि थ्योरी को हम सही नहीं लिफ्ट कराते और सही नहीं सलूक करते उसके साथ। और क्या रीजन हो सकता है? सर सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, टाइम मैनेजमेंट का मसला आ गया पेपर। कुछ चीजें ऐसी छोटी जो आती थी, एक सवाल सर मैं कर लेता, अगर टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सका, पेपर पास हो जाता सर। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ, ये बातें हैं नहीं है? सर सब कुछ सही है, सर लेक्चर देर से कंप्लीट किए, लेक्चर्स वर कंप्लीट वेरी लेट, जस्ट बिफोर एग्जाम। बस एग्जाम से पहले लेक्चर कंप्लीट हुए सर, मसरूफ आदमियों में सर लेक्चर नहीं ले पा रहा था। और सर सब कुछ सही है, आपने टेस्ट लिया, 8 टेस्ट लिए एमएफए के, मैं नहीं दे सका, मेजोरिटी टेस्ट मिस हो गए। ये भी एक रीजन होता है यार, अगर आपका टीचर आपसे टेस्ट बोल रहा है कि यार टेस्ट दे दो तो दे दो। मिसिंग टेस्ट, टेस्ट से हमें पता चलता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, टेस्ट से पता चलता है हम कितने पानी में। हमने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 8 टेस्ट कंडक्ट किए थे एमएफए में, 8 टेस्ट बाकायदा हमारे टेस्ट, अल्लाह का शुक्र है, चेक होके वापस ही मिलते हैं। ये नहीं कि टेस्ट टेस्ट लेके रख लिया, नहीं नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों का क्या रीजन है, कितने लोगों का 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, मुझे नंबर से बताएं। जितने लोग आए हुए हैं लाइव क्लास में, नंबर से बताएंगे, 1 में मसला है या 2 की वजह से पेपर पास नहीं हुआ, या 3 4 5 6 किस में है, एक से ज्यादा भी बता सकते हैं, एक से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, जल्दी से रिप्लाई करें, शाबाश। हम्म, बताएं, जवाब दें। शाबाश शाबाश। जी ठीक है, ठीक है, 2 मसला है सही है, 3 मसला है सही है, 3 and 4 मसला है ठीक है, ठीक है, 6 मसला है। यार देखिए मसले यही से हैं, आप लेक्चर टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आखिरी महीने के करने के काम आपसे मिस हो जाएंगे। आप थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, थ्योरी आपको मसला करेगी। थ्योरी का इशू ये है कि भैया थ्योरी जो है ना, वो पेपर में आती है यार, थ्योरी पेपर में आधे मार्क्स की आती है यार। मैं कैसे थ्योरी को हल्का ले लूँ यार? कैसे? मैं नहीं मान सकता यार, थ्योरी को मैं हल्का ले ही नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को? थ्योरी को हल्का नहीं लिया जा सकता। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप स्टडी अप्रोच सुन लो मुझसे, थ्योरी कैसे प्रिपेयर करनी है मुझे बताना। आप ऐसे प्रिपेयर करते हो? अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। थ्योरी कैसे प्रिपेयर करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी। थ्योरी के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि सबसे पहले अच्छे थ्योरी के लिए अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, रट्टा ना लगाएं। इस बार थ्योरी इतनी आसान आई थी यार, शॉर्ट एनालिसिस इतना हलवा टॉपिक यार। कोडर फाइव होने लगे ना, इसमें बहुत मेहनत की जाती है यार, क्लासेस में बहुत मेहनत की जाती है यार, वही है। तो बहुत प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स आए थे। खैर, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, पहले आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें यार, रीडिंग के दौरान कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं लगाएं प्लीज यार, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई एंड लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
आइडेंटिफाई एंड लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार ये मैं आपको तजुर्बे की बेस से बता रहा हूँ, इतना 18 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गैदर करता हूँ, 9 साल का सीए का और बाकी 9 साल का नॉन सीए का टीचिंग एक्सपीरियंस में टोटल बता रहा हूँ आपको कि 18 सालों में मैंने जो सीखा बीइंग अ टीचर, वो आपको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यार आपको थ्योरी ऐसे टैकल करनी होगी, स्पेशली उस वक्त जब थ्योरी में रटा काम नहीं आता, जब सिनेरियो हल्के फुल्के नजर आ रहे होते हैं, जब आपको आगे सीफेप में इसी का एडवांस वर्जन देखना है, इन सारी बातों को देखते हैं। क्योंकि मैं तो आपको पता है खाली कैफ 3 कैफ 6 नहीं पढ़ाता, अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी पढ़ाता हूँ, कैफ 3 सीफेप 3 एसपीएम पढ़ाता हूँ, इसके अलावा एमएसए 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो बातें वो हैं जो यार इंशाल्लाह आपको सिर्फ यहाँ नहीं आगे भी काम आएंगी, यार आगे भी काम आएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो आइडेंटिफाई एंड लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लर्न करें, आइडेंटिफाई करें, उनको जो है याद करें। फिर जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने आइडेंटिफाई किए थे उनको कहीं लिखें। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बात समझ आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप कहीं लिखें, लिखें। ठीक है, फिर आपने ये कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने राइट डाउन कर लिए। उसके बाद अब आप इसी को याद करते हैं, रिवाइज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, थ्योरी के लिए आप किसी के नोट्स पे ना जाएं, आप अपने नोट बनाएं। जितनी सेटिस्फेक्शन आपको अपने नोट्स से आएगी उतनी किसी के नोट से नहीं आएगी, मेरे नोट से भी शायद नहीं आएगी। ठीक है, मैंने आपको किताब बना दी है, किताब इंशाल्लाह भी रेडी भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत अपडेशन दरकार थी उसमें। मगर मेरी बात समझ रहे हैं यार, ये काम करने के हैं, ये नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं करेंगे फंस जाएंगे यार, फंस जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा यार इसको थोड़ा सा कॉशियसली करना है। थ्योरी को मैं वापस कह रहा हूँ यार, तरीके से करना है। पहला काम है आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड, समझे। हमें आपको इतनी सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, लोकल भी देता हूँ, इंटरनेशनल भी देता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी कनेक्ट कराता हूँ एग्जाम्पल्स को, इसीलिए कि यार समझने में आसानी हो जाए। पाक सुजुकी को मैं हमेशा बीच में ले आता हूँ, गाड़ियों की एग्जाम्पल बीच में ले आता हूँ, ताकि ये कि अगेन समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ये सिर्फ यहाँ जरूरी नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आगे सी फैप 3 एसपीएम में भी काम आएगी, एमएसए 2 में भी काम आएगी। यार थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बीएमडी में काम आती है मगर थ्योरी यहाँ काम आती है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करके लर्न करने इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाद में सेकंड आ रहा है लर्निंग का फेज, वो भी सिलेक्टेड पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी गिने चुने पॉइंट समझने के बाद उसके बाद आपने इन पॉइंट को लिखना है, अपने नोट बनाने, प्रिपेयर योर नोट, और फिर अपने नोट को रिवाइज करना है। फिर लास्ट में उसके बाद क्या करना है, सॉल्व थ्योरी क्वेश्चंस, सॉल्व थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपको क्लास में कराए जाते हैं, हमारी किताब में जो भी किताब आप फॉलो करें, ठीक है। टिल दी एंड, टिल दी एंड का मतलब है कि पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए, पार्शियल सोल्यूशन नहीं चलेगा, कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बुलेट पॉइंट बना लिया, हवा में सॉल्व कर लिया, हाँ मुझे सब आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो चीता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात समझ आ रही? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टिल दी एंड, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर सॉल्यूशन विद सजेस्टेड सॉल्यूशन, कंपेयर योर सॉल्यूशन विद सजेस्टेड सॉल्यूशन। ये अप्रोच आपको मैं बता दूं, अगर आपने पकड़ ली, आपको कैफ 6 एमएफए क्या सी फैप 3 में भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने ये अप्रोच पकड़ ली। टेक्निक होती है ना यार, टेक्निक होती है, तो टेक्निक की बात कर रहा हूँ। कंपेयर योर सॉल्यूशन विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझ आती है? राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी मिसिंग पॉइंट्स, जो आपके सॉल्यूशन में मिस हो रहा था, उसको आपने डिफरेंट कलर के पेन से लिखना है कि ये पॉइंट मैं नहीं लिख पाया, ये एग्जामिनर ने लिखे थे। मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या इस तरीके से थ्योरी प्रिपेयर की थी आपने कि पहले समझा हो, फिर उसको लिखा हो, फिर उसको सॉरी याद किया हो, फिर लिखा हो, फिर उसको रिवाइज किया हो, फिर पूरे क्वेश्चन टिल दी एंड सॉल्व किए हो, सिर्फ बुलेट नहीं बनाए हो, और फिर उसके बाद आप मिस्टेक लॉग बनाया होगा? क्या हमने ऐसा किया है? ईमानदारी से बताइए। यार थ्योरी की आधी वेटेज है ना यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता।
मैं रिस्क नहीं ले सकता। और मैं आपको बता दूं, देखे मैंने पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ा सोचे, लंबा सोचे, वाइडर सोचे, थिंक बिग। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैफ 6 पास करना नहीं है यार। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैफ पास करना नहीं है यार। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है सीए क्वालिफाई करना है। तो उन फुट स्टेप्स पे काम करें, उन डायरेक्शन पे काम करें जो आपको आगे भी हेल्प करे, आगे भी हेल्प करके दे। क्या ये बातें समझ आ रही है मेरी? हाँ, इसको नोट करेंगे प्लीज, जल्दी से नोट करेंगे अप्रोच। ये अप्रोच मुझे थ्योरी के लिए चाहिए थ्रू आउट द कोर्स। ये नहीं कि हफ्ता 2 हफ्ते करके बैठ गए, नहीं। थ्योरी मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, दवाई भी करनी होती है ना, पीनी पड़ती है यार। प्लीज इसको नोट करेंगे, बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जल्दी नोट करेंगे यार। इसको भी नोट करना चाहें तो नोट कर लें, जो कॉमन मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई करके दी थी। जल्दी नोट करें, शाबाश, बात को आगे। अच्छा जी, थ्योरी के बाद अब प्रैक्टिकल में बात करते हैं, प्रैक्टिकल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है हमें? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, वन नोट बंद हो गया था, खोल दो। हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल एरिया। कंप्यूटेशनल एरिया को कैसे प्रिपेयर करें? देखें यार, कंप्यूटेशनल एरिया के लिए तरीकेकार ये होता है, जो आपने देखा होगा हमारे लेक्चर में भी फॉलो होता है। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड समझें कि टॉपिक आया क्यों था, वैग क्यों आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक क्यों आया, टाइम वैल्यू मनी क्यों आया, बैकग्राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक। फिर उसके बाद इजी कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस, इजी कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस ये सॉल्व करी जाती है। 2+2 टाइप की इलस्ट्रेशन होती है कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए। फिर उसके बाद क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं? ACCA से, सही है ना, या अदर बॉडीज। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि क्वालिटी पास पेपर्स क्वेश्चन फ्रॉम कैफ 6, या तो कैफ 6, क्योंकि कैफ 6 का इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है पास पेपर का, तो फिर हम मजबूरन कहाँ जाते हैं? BFD लिमिटेड, लिमिट, पूरा BFD नहीं, BFD तो बहुत बड़ा है, पूरा BFD नहीं, पूरा BFD यहाँ पढ़ाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और एंड ओल्ड कॉस्टिंग, ओल्ड CMA, जो पुराना कैफ 8 था ना पहले, इस टॉपिक आपने देखा है वो कॉस्टिंग से आएगा। तो फिर हम आखिर में आईकैप के पास पेपर्स पे जाते हैं, आईकैप लेवल पे जाते हैं, पहले हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आईकैप पे जाते हैं। और फिर यहाँ बस नहीं होती, यहाँ बस नहीं होती, फिर इन 4 काम के बाद, ये 4 चीज़ हमारी बुक में मौजूद है। 5वां काम ये होता है कि भाई रिवीजन, रेगुलरली रिवीजन करना होता है, रेगुलर रिवीजन करना होता है। और रेगुलर रिवीजन करने का बेस्ट सोर्स क्या है कि आप क्या करें, टाइमली टेस्ट दें, गिव रेगुलर टेस्ट, रंडी ना मारे टेस्ट। लास्ट टाइम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 टेस्ट कंडक्ट किए, हमारे टेस्ट वापस भी आ रहे हैं यार चेक होकर। मगर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यार स्टूडेंट इतना सीरियस नहीं ले रहा, तो कोई मुनासिब बात नहीं है। तो गिव रेगुलर टेस्ट, रेगुलरली टेस्ट दें यार। और साथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व ईयरली पेपर। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व किया था? कैफ 6 की 3 अटेम्प्टें हो चुकी हैं। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताएं फुल फ्लैश पेपर टाइमर लगा के अटेम्प्ट वाइज, यानी कि स्प्रिंग वाइज, ऑटम वाइज, स्प्रिंग टेस्ट, इन 3 पेपर्स को, या इनमें से कोई 2 या इनमें से कोई एक पेपर भी टाइमर लगा के प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया था? जवाब दें, यस और नो, किया था ऐसे? हाँ, ठीक है, वो क्यूटी एरिया चला गया, उसके सवाल को हटा दो, आप उसके मार्क्स हटा दो। मगर उसके अलावा बात हो रही है बाकी एग्जाम स्टिमुलेशन के साथ किया था नहीं था। देखे ना ये गड़बड़। अभी मैं इससे पहले कैफ 3 कॉस्टिंग का सेशन लेता, वहां भी यही मसला आ रहा था, वहां भी यही मसला था, वहां भी स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर हम नहीं कर सके।
तो यार ये ईयरली पेपर, ये अटेम्प्ट वाइज पेपर जो है ये बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अदील सही है, बात समझ आ रही बाकी लोगों को भी? ठीक है ना? तो यार ये प्लीज एक पैकेज है पूरा कि कंप्यूटेशनल एरिया को ऐसे बेसिक से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन पे जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आई कैप के पास पेपर सॉल्व करने हैं जो कि मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ एमएसए वगैरह के। और फिर इसके बाद आप जो है ना क्या कहते हैं बीएफडी, और फिर इसके बाद रिवीजन टेस्ट और अटेम्प्ट वाइज पेपर, ये बाद में होता है। पहले जहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं तो टॉपिक हमारा एंड हो जाता है। ये 3 काम फिर आपने करने के होते हैं। इसको भी नोट करें और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सेल्फ स्टडी में अगर कोई काम करना चाह रहा है, यानी कि किसी के कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट में मसला है उसको क्लास लेनी पड़ती है। अगर किसी के कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है तो उसको कैसे करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। इसको नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करें इसे। अच्छा जी, मैंने अप्रोच को आइडेंटिफाई किया, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर मैं अजान के बाद बात करता हूँ। जल्दी से नोट करें इस अप्रोच को, फिर मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, देखें अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरे कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, मुझे, मैं खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो उसके लिए ये कि मैं कैलकुलेशन वाले एरियाज की बात कर रहा हूँ, या थ्योरी के लिए भी कर सकते हैं। ये थ्योरी के लिए भी ये काम कर सकते हैं कि अब आपने ये करना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर लो, मगर इन बातों का ख्याल रखिएगा कि एक तो नया रजिस्टर बनाया और जितने भी क्वेश्चन है उसको लिख के सॉल्व करें। ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाले एरिया में पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कैलकुलेशन वाले एरिया के बाद जो है वो मैं बात करूंगा किस पे, कि थ्योरी पे को भी हम इस तरह कर सकते हैं, मगर कैलकुलेशन में पहले बात कर लेते हैं कि आपने नया रजिस्टर बनाया, उसमें आपने क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और नए रजिस्टर में सॉल्व कर लिया, किताब आपके पास मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने पूरा सॉल्व कर लिया उसके बाद आपने जो है वो अपने आंसर को मैच करना है जो प्रीवियसली रजिस्टर था। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका रजिस्टर तगड़ा बना हुआ है ऑलरेडी, रजिस्टर प्रॉपर बना हुआ है। तो अब आप ये करोगे कि अपने आंसर को अपने पुराने रजिस्टर के आंसर से कंपेयर करोगे और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे कि यार मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। देखो जो पेपर में मसला है ना वो सही, जो जो मसला है ना, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, अगर किसी के 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स मसला नहीं है, 40 मार्क्स तो उसको मिल गए यार। मसला 60 मार्क का है, जो 60 मार्क्स उसको नहीं मिले ना उसकी वजह से का पेपर पास नहीं हुआ। किसी के 45 मार्क्स है ना, 45 मार्क्स का मसला थोड़ी, 45 मार्क्स तो मिल गए यार, जो 55 मार्क्स नहीं मिले ना वो मसला है। किसी के अगर 30 मार्क्स है तो 30 मार्क्स मसला नहीं है, मसला जो है ना वो 70 मार्क्स का है, जो 70 मार्क्स नहीं मिले, यानी कि जो मिस्टेक्स है वो आपको दूर फेंक रही है, वो आपको आपकी कामयाबी से दूर लेके जा रही है, वो आपको पास नहीं होने दे रही है। तो बेहतर ये नहीं है कि यार हम अपनी मिस्टेक्स पे फोकस कर लें यार डायरेक्टली, क्या ख्याल है? तो इसीलिए आप ये करें कि आइडेंटिफाई करें मिस्टेक्स को, उनको कहीं लिखें, राइट डाउन योर मिस्टेक्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल इन रिवीजन। रिवीजन करते हैं फिर आपको सवाल बार 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 नहीं करना पड़ेगा। आपके मिस्टेक लिखी होगी, आपको पता होगा सवाल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस करता है, पेपर में ख्याल करूंगा, अगले सवाल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं मिस करता, आइंदा पेपर में मैं ख्याल करूंगा। इस तरह करते 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 पूरा कंटेंट आपने जो है वो इसी तरह सॉल्व कर। और जब आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उसके बाद आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर में, बार बार कह रहा हूँ, अटेम्प्ट वाइज पेपर जो है वो आपने सॉल्व करने, अटेम्प्ट वाइज पास पेपर सॉल्व करने, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने विद टाइमर, विद टाइमर, ठीक है, विद टाइम कॉन्स्टेंट, विद टाइम बाउंड। मेरी बात समझ आ रही है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थ्योरी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, थ्योरी के लिए मैं वैसे ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। अच्छा, अब हमारा तरीकेकार क्या है, हमारा आप कहेंगे तो हमारी ज़्यादातर क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड ही हैं, लाइव क्लासेस कम है। लाइव क्लासेस में हम ऑटम 23 का पेपर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ये आगे जाके डिस्कस, आगे आगे सैटरडे सैटरडे हुआ करेंगी क्लासेस, लाइव क्लासेस सैटरडे सैटरडे हुआ करेंगी, ठीक है। ऑटम 23 का पेपर डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर आप चाहें तो फुल कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। एक हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें हम वीकली जो है 6-7 लेक्चर जो है वो अपलोड करते हैं, और वो 6-7 लेक्चर अपलोड होते होते पेपर से महीना सवा महीना पहले वो कोर्स खत्म हो जाएगा। आप कहते हो नहीं यार मैं अपने सीक्वेंस के साथ चलना चाहता हूँ, आपके पास पूरा कोर्स का एक्सेस होना चाहिए, आप ये चाहते हो, तो आप हमसे बोल देना, फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। उस नंबर मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं एडमिन को आपको कांटेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई बंदा फुल फी नहीं अफोर्ड कर सकता, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी बता देना इस नंबर पे, हम ओके कर देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, पेपर निकालना है, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं यार। और मैं यही कहूँगा कि यार अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होती है। पेपर यार निकालें, इन बातों का ख्याल रखें, मुश्किल नहीं है यार, 47% रिजल्ट आया है। और लास्ट में एक बात करता चलूँ, दो बातें करता चलूंगा, फिर बस बात खत्म कर रहा हूँ। पहली बात ये कि यार देखो, पेपर 47% पासिंग परसेंटेज आया, पेपर आसान था, जरूरी नहीं हमेशा आसान है, ये सोच के जाइएगा, इस बार पेपर मुश्किल आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। 47% पासिंग परसेंटेज आया, पेपर आसान था, जरूरी नहीं हमेशा आसान है, ये सोच के जाइएगा, इस बार पेपर मुश्किल आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। 47%
यानी कि आपकी तैयारी 50 मार्क की नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी जो है वो 50 मार्क की नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी 70 मार्क की होनी चाहिए, 70-75 मार्क स्कोर करने की होनी चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाना है पेपर में आपने। मेरी बात समझ आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, यार मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लो, गारंटी नहीं है पास होने। सही है। सैटरडे को बोला अदिल, सैटरडे को लाइव क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, सैटरडे बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड। ठीक है, मैं और आप जितनी मेहनत कर लें, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पेपर पास नहीं हो सकता। कितने स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि एक बंदा 3-4 दोस्तों को पढ़ाता है अपने, उसके कौन से अच्छे होते हैं, उसकी तैयारी अच्छी होती है, इसीलिए वो 3-4 दोस्तों को पढ़ा रहा होता है। मगर जब रिजल्ट आता है तो एक अजीब बात होती है कि वो बच्चा पास नहीं हो पाता और उसके साथ जो 3-4 दोस्त उससे पढ़ रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं। कभी ऐसा देखा है आपने? कभी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? कहते ये कैसे फेल हो गया, ये तो 3-4 लोगों को पढ़ाता था यार, वो तो सारे पास हो गए। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं थी वहां पे। तो आप ये भी प्लीज ध्यान में रखें कि यार हमने ना दो चीजों पे काम करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कंसिस्टेंसी इन अवर एफर्ट्स, ये नहीं कि हम एक दिन पढ़े एक दिन ना पढ़े, नहीं। हमारी एफर्ट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए और हमारी प्रेयर्स, दुआ भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि दुआ के बगैर अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होना मुश्किल है। दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, दुआएं बड़ी क्रूशल होती हैं, मेरे लिए भी बहुत जरूरी रही हैं पास में, और हर बंदे के लिए जरूरी होती है। तो आपने कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली एफर्ट भी करनी है। ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया अगले दिन छुट्टी हो गई, एक हफ्ते बहुत पढ़ लिया अगले हफ्ते छुट्टी हो गई, नहीं नहीं नहीं, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंट पढ़ना है। और दुआ भी रोज करनी है, लगातार करनी है। दुआ के बारे में आपको पता होगा, या तो ये कबूल हो जाती है, ये कबूल हो जाती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बट कबूल हो जाएगी, या फिर ये कबूल नहीं होती तो ये इससे आपकी कोई बुराई टल जाती है, कोई आफत आने वाली होती है वो बच जाती है, वो आफत टल जाती है। कहते ना मेरी को नेकी काम आ गया, आज तो बस मैं गया, आज तो मेरी मार पड़ी पड़ी थी, आज तो मेरा अल्लाह माफ करे कि ये बुराई आनी आनी थी, मगर कोई नेकी काम आ गई। तो वो दुआ की फॉर्म में भी हो सकती है। और तीसरा, कभी आपको अगर दुनिया में दुआ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आखिरत में तो लाजमी मिलेगा। अल्लाह ताला जब इंसान को उसके कबूल हुई भी ना हुई भी दुआ के बदले रिवॉर्ड करेंगे, कंपनसेट करेंगे, तो बंदा ये तमन्ना करता कि यार कि अल्लाह ताला के आखिर मेरी कोई दुआ जिंदगी में दुनिया में कबूल ही नहीं करते, मुझे तो यहाँ पे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, तो मेरी तो काश कोई दुआ कबूल ही नहीं हो जाती, मैं सब यहीं ले लेता, उस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दुआ हमेशा करें, नुकसान नहीं होगा, इट कॉस्ट नथिंग है, फायदा ही होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट के अपने लिए भी दुआ करें और अपने दोस्तों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है, बाकी मेरे नंबर नोट कर लें। अभी बीएफडी वालों की क्वेरीज की वजह से थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, मगर मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को भी जो है जल्द रिस्पॉन्ड कर दूंगा, जैसे पास में भी करता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नमाज का टाइम हो रहा है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, मुझे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, सलाम।